सो हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 8 है, ठीक है, फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का। तो आज हम क्या क्या करेंगे। जैसे मैंने कि पिछली क्लास में कंडीशनल स्टेटमेंट करवाई थी, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में कराए थे। आज मैं इसमें 2 या 3 क्वेश्चन कंडीशनल स्टेटमेंट के करा दूंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे क्या क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका था, अब नया क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम स्कूल में क्या होता है, परसेंटेज वाइज ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है, तुम लोगों को। अब उसको हम कैसे पाइथन में लिखेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, हमने लिया परसेंटेज, वेरिएबल बनाई एक बस पी आर के नाम से, ठीक है। हमने परसेंटेज इनपुट करवा ली, ठीक है। फिर बच्चे की परसेंटेज क्या है, इफ, फिर हमने इफ यूज किया, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, और हमने लास्ट में डाला ये कोलन, ठीक है। तुम्हारा प्रिंट होगा ग्रेड ए। फिर हम यूज करते हैं एलिफ। एलिफ हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास 5 6 कंडीशन होती है, मतलब कि 2 से ज्यादा कंडीशन होती है हमारे पास, तब हम एलिफ यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या, एलिफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, एंड हम तब यूज करते हैं, आपको मैंने बताया है उसमें ऑपरेटर्स में, तो पढ़ लें ध्यान से। और परसेंटेज इज स्मॉलर देन 90 और इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो फिर हमारा प्रिंट होगा ग्रेड बी। अब थर्ड हमारी स्टेटमेंट है एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 एंड इज एंड परसेंटेज इज स्मॉलर देन 80, और या तो 80 होनी चाहिए। फिर हमारा होगा ग्रेड सी, ठीक है। और फिर एल्स हमारा है ग्रेड डी। इसको कैसे करते हैं बताता हूँ एक बार, इसको मैं एक बार रजिस्टर कर देता हूँ। देखो रिस्टार्ट हो गया ये। अब मैं बताता हूँ क्या होगा इसका आउटपुट। जैसे कि मैंने इसकी डाली परसेंटेज 78%, और इसका आउटपुट क्या है, ग्रेड सी। 78 किस लिए, क्योंकि 80 से कम है और 60 से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं यही चीज इसको मैं रन कर दूं, जैसे कि 98, अब आएगा ए, ठीक है, क्योंकि 90 से ज्यादा है इसलिए। देखो ये रहा ना, 90 से ग्रेटर ए होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं इससे करवा देता हूँ, बाकी आपको नेस्टेड इफ एल्स पढ़ाऊंगा। अब मैंने ली, इसका क्वेश्चन क्या है, अगर हमारी बाइक की प्राइस है समथिंग से ज्यादा है, मतलब कि कुछ वैल्यू हम गिवन करेंगे, जैसे कि 1 लाख रुपए दे रखा है यहाँ पे, एक लाख ही है, हाँ। तो आपको आपकी जो प्राइस है उसमें से 15% आपको टैक्स देना है, ठीक है। अगर 50,000 और 1 लाख के मिडल में है तो उसमें से 10% देना है, ऐसे करके देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले मैंने किया है, पहले प्राइस लिया वेरिएबल, फिर कॉस्ट प्राइस को इनपुट करवाया हमने यूजर के थ्रू। फिर हमने लिया इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1 लाख। फिर हमारा क्या प्रिंट होगा, प्रिंट यू हैव टू पे 15%, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। बट इसमें हमें क्या कहते हैं, टैक्स निकाल के भी दिखाना है। टैक्स निकालता कैसे है, देखो टैक्स के क्या होगा, टैक्स कैसे निकलेगा, किसी चीज की 15% वैल्यू निकालनी होती है, अपने मैथ से पढ़ा होगा। जैसे कि मुझे 1 लाख की निकालनी है और 15% निकालनी है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 फिर डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। तो आपका ये हो गया 15% निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसको हम नीचे प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट टैक्स अमाउंट इज टैक्स इन रुपीज, ठीक है। अब हमारा अगला आता है दूसरी स्टेटमेंट है एलिफ प्राइस इज ग्रेटर देन 50,000 एंड प्राइस इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 1 लाख। मतलब 50,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम, या तो 1 लाख है तो आपको सिर्फ प्रिंट करवाना है 10%, टैक्स हमें पे करना होगा। वो टैक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। मतलब कि ये 10 15 वो चीज है जितना आपको परसेंटेज निकालना है यहाँ पे। अगर मैं ऐसी देखो 20% निकालना हो तो 20 लिखता है 10 की जगह, ठीक है। तो हम नीचे करा दिया, हमने टैक्स को प्रिंट करवा दिया, ये आपकी स्टेटमेंट होती है प्रिंट करवाने की। अब हमारा है कि अगर हमारा जैसे कि 50,000 से भी नीचे की बाइक है, ठीक है, तो आपको प्रिंट करवाना है 5%, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला, ये आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं। अब जैसे कि मेरी बाइक है आपकी, समझ लो 35,000 रुपये, वैसे तो आती ही नहीं है। देखो 5% आपको टैक्स भरना है, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा था यहाँ पे 5%,
ठीक है, और दोबारा रन करता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जैसे कि 1,50,000। ठीक है, अब देखना, एक मिनट, हम पहले थोड़ी दिक्कत देगा फिर से। हम्म, देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे कि, ठीक है, अब देखो 15% देना है मुझे टैक्स, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा की वैल्यू मैंने डाली है तो। समझ गए? अब आता है हमारा क्वेश्चन इफ और एल्स। इफ और एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स, ठीक है। नेस्टेड का मतलब होता है एक कंडीशन के अंदर दोबारा कंडीशन, जैसे कि इफ के अंदर मैं दोबारा इफ लगाऊंगा, या एलिफ के अंदर मैं दोबारा इफ एल्स लगा सकता हूँ। ये होती है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, बी की वैल्यू 10 और सी की 0। तो मैंने नीचे स्टेटमेंट लिया है, इफ ए इज ग्रेटर देन 10, तुम्हारा प्रिंट होगा हेलो। और नीचे मैंने एक छोटी सी कंडीशन दे दी खुद से, सी प्लस इज इक्वल्स टू 10। और ये प्लस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ उसमें ऑपरेटर्स में, तो यहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सी की वैल्यू में ये 10 प्रिंट प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा, सी को प्रिंट कर देंगे, कब होगा ये, अगर आपकी ए की वैल्यू 10 से ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ तो 5 दे रखी है। ठीक है, तो आगे बताता हूँ क्या होगा। फिर अगली क्या आपने स्टेटमेंट डाली है, एलिफ ए इज स्मॉलर स्मॉलर देन 10। ठीक है, तो फिर हम देखो, एलिफ जैसी आपको हो गया ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 से स्मॉल है, ये ऊपर 5 दे रखा मैंने। अब हमारा आएगा नीचे वाली स्टेटमेंट में, जो एलिफ के अंडर ही हमने करा है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, फिर हमारे नीचे स्टेटमेंट दे रखी है कि ए जो है वो 7 से स्मॉल है, सॉरी ज्यादा है, ग्रेटर देन 7 है, वो नहीं है। तो फिर वो आ जाएगा नीचे वाले एलिफ पे, एलिफ ए इज स्मॉलर देन 7, तो यस, तो वो क्या प्रिंट करेगा एट द एंड, वो आपका प्रोग्राम प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, क्योंकि एक स्टेटमेंट के अंदर ये 3 स्टेटमेंट दे रही है। समझ गए? अब इसको रन कर दूं, देखना क्या है इसका, मेरे हिसाब से प्रोग्राम आना चाहिए, देखते हैं। देखो प्रोग्राम आया आंसर इसका, देखो ये आ गया प्रोग्राम आउटपुट। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स का यही मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट के अंदर 3-4 स्टेटमेंट और दे देना, मतलब कि इजी वे में कर देना, बहुत ज्यादा आपको ज्यादा कोड ना लिखना पड़े, इन शॉर्ट में बोलो तो। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे कि 2 क्लास है, 11th एंड 12th। ठीक है, उसके अंदर क्या है, कौन सी स्ट्रीम होती है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स। ठीक है, अगर 11th क्लास में बच्चे ने आर्ट्स लिया तो उसको हॉस्टल ए प्रोवाइड होना चाहिए, अगर साइंस लिया तो हॉस्टल बी, कॉमर्स लिया तो सी। अगर यही 12th क्लास है, अगर उसने आर्ट्स लिया तो डी प्रिंट होगा, अगर साइंस लिया तो ई, अगर कॉमर्स लिया तो एफ। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे बताता हूँ मैं। सबसे पहले ले लेंगे सी एल एस क्लास। अब यहाँ पे हम, आप ये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये तो कीवर्ड है क्लास, देखो ग्रीन हो गए अपने आप। क्यों, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, आप यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। आपको मैंने जो बताया होगा, वेरिएबल्स मैंने पढ़ाए थे, तो कीवर्ड्स को कभी भी वेरिएबल नहीं लिख सकते उस वर्ड को, मतलब कि जैसे होते हैं इफ एल्स क्लास, ये सब चीजें हम वेरिएबल्स वेरिएबल्स में नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला आता है कि कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल बनाएंगे सी एल एस से। इसका हमने करवा दिया इनपुट, क्या, 11th और 12th में से। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करवाएंगे जो यूजर इनपुट डालेगा। अब आता है इफ क्लास इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो वो क्या होगा, फिर वो नीचे दोबारा जाके दोबारा वो यूजर से इनपुट डलवाएगा, क्या, इनपुट एंटर स्ट्रीम, ये आर्ट साइंस या कॉमर्स में से। फिर जहाँ पे वो अगर इन तीनों में से कोई उसने डाला तो फिर क्या होगा, फिर वो इस वाली स्टेटमेंट में जाएगा, इफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू आर्ट्स, अगर ये ट्रू है तो हॉस्टल बी प्रिंट होगा। फिर आता है एलिफ, ये नहीं ट्रू है तो फिर वो एलिफ में जाएगा। एलिफ में क्या है, अगर साइंस है तो वो हॉस्टल बी प्रिंट करेगा, फिर नीचे वाले एलिफ पे जाएगा, अगर कॉमर्स है तो वो हॉस्टल सी करेगा। ठीक है,
फिर आता है एल्स। अगर तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो फिर वो क्या प्रिंट करेगा, प्लीज एंटर द वैलिड स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि हमने तो इन तीन ही यहाँ पे डिफाइन किया है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स, और मैंने यहाँ पे पहली स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करवाया है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में तो कोई एक प्रिंट करना है। ठीक है। अगर अब आता है कि उसने ट्वेल्थ क्लास डाल दी, फर्स्ट वाले को, उसमें यूजर ने ट्वेल्थ डाल दिया यहाँ पे 11th की जगह, तो अब क्या होगा, ये तो पूरी फॉल्स हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 11 था, तो ये इस पूरी स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करेगा। अब वो वहाँ पे आ जाएगा एलिफ पे, ये यहाँ पे रीड करेगा। इसमें क्या है, क्लास इज इक्वल्स टू 12, हाँ ट्रू है, अगर 12 ऊपर डाला है तो फिर क्या होगा, फिर वो यहाँ पे स्ट्रीम प्रिंट करवाएगा इसके थ्रू। स्ट्रीम कैसे प्रिंट करवाएगा, इनपुट। अब आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ पे हम शुरुआत में इंट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने ऊपर इंट लिखा था। देखो यहाँ पर हमने इंट लिखा है ये चीज। क्यों इंट हम इसलिए लिखा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डाल रहे थे हम 11 या 12। और आपको यहीं पे अगर स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है तो आपको सिर्फ इनपुट लिखना होता है, ये सिर्फ इनपुट लिखना है। अगर आपको यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है, जैसे कि कोई टाइम वगैरह डालना है, ठीक है, टाइम वगैरह कोई डेसिमल नंबर डालना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्लोट, फ्लोट, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इनपुट। ठीक है, ये इनपुट तो लिखा जाएगा ही जाएगा। इसके पहले अगर इंट वैल्यू है तो इंट, अगर फ्लोट है तो फ्लोट, अगर स्ट्रिंग है तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब आता है कि हमने पहले ये पे प्रिंट करवा ली कि स्ट्रीम कौन सी है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। फिर आती है एलिफ के अंदर ही हमने इफ स्टेटमेंट डाली है, मतलब नेस्टेड इफ एल्स है ये। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अगर स्ट्रीम हमारी आर्ट्स है तो हमारा डी प्रिंट होगा। ठीक है। अगर एलिफ, अगर हमारा साइंस है तो ई प्रिंट होगा। फिर एलिफ डाला हमने, फिर अगर कॉमर्स है तो एफ होगा। ठीक है। ये ऐसे मत कंफ्यूज होना, क्योंकि ऊपर ऊपर भी आर्ट्स था, इधर भी साइंस है, इधर भी कॉमर्स है, ऊपर क्लास 11th का था, इधर क्लास 12th का है। ठीक है। अगर कॉमर्स साइंस और आर्ट्स में 12th क्लास में ये तीनों नहीं डाला, उसने कुछ और डाल दिया, जैसे कि कुछ भी डाल दिया, तीसरा सब्जेक्ट कौन, चौथा सब्जेक्ट मुझे पता नहीं कौन सा होता है। ठीक है, अब कुछ भी डाल दिया उसने, तो फिर प्रिंट होगा प्लीज एंटर द वैलिड स्ट्रीम। ठीक है। अब ये नीचे क्या है, ये वैलिड क्लास। अब बाय चांस उसने यहाँ पे 11th की जगह कोई और क्लास डाल दी, 6th 7th, तो ये रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 11th गिवन है और सिर्फ 12th गिवन है। अगर दोनों ही रॉन्ग है तो वो इट्स इफ वाली स्टेटमेंट को क्लोज तो करेगा। वो कैसे क्लोज करेगा, इससे करेगा, एल्स से, एल्स एंटर द वैलिड क्लास। अब मैं रन करके दिखाता हूँ इसको। अब मैंने डाल दी, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल 5th डाला, देखना क्या आएगा, वैलिड क्लास। ठीक है। अगर मैं यही डाल दूं, मैं इसके अंदर 12th क्लास, अब मैं से मांगा है आर्ट्स साइंस या कॉमर्स में से कोई एक स्ट्रीम डालो, मैंने डाल दी साइंस। अब क्या प्रिंट होगा, हॉस्टल ई। क्यों? क्लास 12th के अंदर साइंस स्ट्रीम को हॉस्टल ई प्रिंट होगा। ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अब मैं इसको एक और करके दिखाता हूँ, जैसे कि क्लास 11th में कॉमर्स, हॉस्टल सी। कैसे हॉस्टल सी हुआ ये, क्लास 11th में कॉमर्स, हॉस्टल सी, देखो ये रहा। ठीक है। तो इन शॉर्ट इफ नेस्टेड इफ एल्स वो होता है कि एक स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स। ठीक है। फिर हमने बनाए एक स्टेटमेंट, उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट। तो इससे क्या होता है, हम इजीली इसको समझ सकते हैं, इन शॉर्ट बोलूँ तो। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स भी हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी मेरी हो गई है। ठीक है। और आपको प्रैक्टिस अगर करनी है तो एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ किससे करना। एक वेबसाइट आती है CSIP, मैं बताता हूँ कैसे होती है वो। CSIP, इस वाली वेबसाइट पे जाना हमेशा, क्लास 12th खोलना, क्वेश्चन बैंक खोलना, सॉरी क्लास 11th, क्वेश्चन बैंक, ये पाइथन इफ एल्स। जैसे ही खोलोगे इसके सारे बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो ये सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है। तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला समझ क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है। तो हमारा हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट। ठीक है। यही होते हैं, तीन स्टेटमेंट होती है, इफ, एलिफ, एल्स। अगला हमारा टॉपिक था नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है। इफ के अंदर दोबारा इफ लगा के फिर हमने एलिफ एलिफ करके एल्स लगाया, फिर हम एलिफ के अंदर इफ, एलिफ एलिफ एल्स लगाया, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जैसे कि देखो ये रहा ना, इफ के अंदर हमने लगाया एलिफ, फिर एल्स,
फिर हमने न्यू स्टेटमेंट बनाई एक एलिफ क्लास की, उसके अंदर दोबारा हमने स्टेटमेंट लगा दी इफ एल्स करके। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए, बाकी सारी वीडियो देख लेना ध्यान से।